प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएचपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम प्रतिदिन की तरह प्रभात ज्ञान कोश में डीएनए यानी डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हैं। आज की जो पहली खबर है वो हमारे सामने है, भारतीय वायुसेना से रिलेटेड है। तो भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने अलास्का के एल्सन एयर फोर्स बेस में आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी है और भारतीय वायुसेना की जो ये टुकड़ी है ना, जिसे हम लोग भारतीय वायुसेना की आईएएफ की एक टुकड़ी है। कौन सी टुकड़ी है? भारतीय वायुसेना के आईएएफ की एक टुकड़ी है। उसने संयुक्त राज्य वायुसेना के अलास्का के एल्सन एयर फोर्स बेस में आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। ठीक है, तो ये अभ्यास कहाँ पर हो रहा था? अमेरिका के अलास्का में। कहाँ पर हो रहा था? अमेरिका के अलास्का में। ठीक है, और भारतीय वायुसेना की इस टुकड़ी ने अमेरिका के अलास्का के अंदर जो है वो एडल्सन एयरफोर्स बेस है ना, तो इसका जो एयरफोर्स बेस है वहाँ पर एक अभ्यास आयोजित हो रहा था। उस अभ्यास में भाग लिया और उसका नाम क्या है? रेड फ्लैग। क्या नाम है उसका? रेड फ्लैग में भाग लिया। ठीक है, अब हम इससे संबंधित जब बात करते हैं तो यहाँ पर यह एक्स रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था, जो एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। ये किस प्रकार का अभ्यास है? एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्स रेड फ्लैग, है ना। तो एक्स रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था। और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ साथ और कौन कौन से देशों की वायुसेना थी? तो एक तो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की एयरफोर्स थी, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यूके की रॉयल एयरफोर्स थी, उसके बाद में नीदरलैंड की एयरफोर्स थी और जर्मन की लुफ्टवाफे और अमेरिकी वायुसेना। तो इस प्रकार से भारत, ठीक है, भारत के बाद में कौन कौन इसमें शामिल था? जर्मनी, उसके बाद में यूके, उसके बाद में यहाँ से नीदरलैंड और फिर सिंगापुर, है ना, और उसके बाद में अमेरिकी एयरफोर्स। तो इस प्रकार से भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने अमेरिका के अलास्का के एडल्सन एयर फोर्स बेस में आयोजित अभ्यास में भाग लिया और उसका नाम क्या है? रेड फ्लैग अभ्यास। क्या नाम है इसका? रेड फ्लैग अभ्यास है। तो भारतीय वायुसेना आईएएफ ने संयुक्त राज्य वायुसेना के एल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का में आयोजित किस अभ्यास में भाग लिया? रेड फ्लैग के अंदर इन्होंने भाग लिया। ठीक है, यह एक उन्नत प्रकार का हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जिसमें 5 देशों की हवाई सेनाओं ने भाग लिया, जिसमें भारत भी था और उसका नाम क्या है? रेड फ्लैग है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आज जिससे संबंधित है वो है ब्रिक्स खेलों से संबंधित है। तो ब्रिक्स जो 4 देशों का एक समूह है ना, जिसमें ब्राज़ील है, रूस है, ठीक है, और इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं इंडिया है और फिर इसके अंदर जो है चाइना है। तो ये जो देश हैं, ये देश मिल करके और फिर एक संगठन बनाए जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहु खेल आयोजन है और इस आयोजन में भारत ने रूस के कजान में चल रहे ब्रिक्स खेलों में अपना पहला पदक जीता। और वो पहला पदक भारत की किस टीम ने जीता है? टेबल टेनिस की टीम ने जीता है। ठीक है, तो ये भारत की टेबल टेनिस की टीम है। इन्होंने जो है वो पहला कांस्य पदक जीता है। कहाँ पर जीता है? रूस के कजान में। और किस खेलों में जीता है? ब्रिक्स खेलों में। और ब्रिक्स खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? रूस में हो रहा है। और इन खेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? वहाँ होता है जो देश उस साल का शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इस साल का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होना है? रूस में। तो ब्रिक्स खेल कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? रूस के कजान में आयोजित हो रहे हैं। और उसमें हमारे भारत की टेबल टेनिस की टीम ने कांस्य पदक जो है वो जीता है। अब फिर अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर आप लोगों के महाराष्ट्र से संबंधित है। और महाराष्ट्र के एक युवा किसान है सिद्धेश साकोरे। और सिद्धेश साकोरे ये कौन है? ये आपके यहाँ पर जो चित्र आपको दिख रहा है ये सिद्धेश साकोरे हैं। और इन सिद्धेश साकोरे ने क्या किया है? तो इन्होंने जो है वो यूएन एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है। ये महाराष्ट्र के किसान हैं और इन्होंने जो काम किया था वो किससे रिलेटेड काम किया था? मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में इनको भूमि नायक घोषित किया है।
ठीक है। तो इस प्रकार से एक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जर्मनी के वॉन शहर में 10 भूमि नायकों की घोषणा की है, अलग अलग देशों के। उसमें भारत में महाराष्ट्र के सिद्धोस साकोरे का भी नाम है, ठीक है। तो किस भारतीय किसान और एंग्रो रेंजर्स के संस्थापक को यूएनसीसीडी द्वारा लैंड हीरो का नाम दिया गया है? सिद्धेश साकोरे। क्या नाम है इनका? सिद्धोस साकोरे। और सिद्धेश साकोरे जो हैं एक किसान परिवार में जन्मे और महाराष्ट्र के हैं, तथा इन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण काम किया, और इसके लिए उनको संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन यानी यूएनसीसीडी के द्वारा जर्मनी के वॉन शहर में विश्व के 10 जो है वो भूमि नायकों के नाम की घोषणा की गई, जिनको लैंड हीरो नाम दिया गया। उसमें भारत के महाराष्ट्र के किसका नाम आता है? सिद्धेश साकोरे का नाम भी आता है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट बात है भारत और कंबोडिया के बीच में। आप लोग जानते हो भारत के पूर्व के में एक देश है कंबोडिया, है ना, और कंबोडिया और भारत के बीच में पहली सीधी हवाई उड़ान शुरू हुई है ना, और इसको भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में देखा जाता है, और इसके तहत जो है वो भारत और कंबोडिया के बीच में सीधी हवाई उड़ान शुरू की गई है। तो कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री नेत सावउन और उस देश में भारत के राजदूत देवयानी खाबरागड़े ने नोमपेन और दिल्ली के बीच में, है ना, तो नोमपेन कंबोडिया की राजधानी है और भारत की राजधानी दिल्ली है, उनके बीच में पहली सीधी हवाई उड़ान शुरू की है। दोनों की राजधानियों के बीच में यह उड़ान कंबोडिया की राष्ट्रीय ध्वजवाहक कंबोडिया अंगकोर एयर द्वारा सप्ताह में 4 बार संचालित की जाएगी, ठीक है। तो इसके माध्यम से दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ होंगे, दोनों देशों के जो नागरिक है वो एक दूसरे के देश में सीधे ही जा सकेंगे, और यहाँ पर इसको भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हवाला देते हुए ऐतिहासिक क्षण के रूप में बताया गया। और इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि एक नया कनेक्शन बनेगा जिसमें यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थल अंगकोर पुरातत्व पार्क, है ना, यानी कि कंबोडिया का एक स्थान है अंगकोर जो पुरातात्विक पार्ट है, तो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो वहाँ के लिए भारतीय पर्यटकों की सीधी पहुँच बन जाएगी, तथा कंबोडिया के जो लोग हैं वो भारत में आ सकेंगे सस्ती हेल्थ सेवाओं के लिए, चिकित्सा सेवाओं के लिए। तो दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी बनेगी। तो हाल ही में कंबोडिया और भारत ने नोमपेन और नई दिल्ली के बीच पहली सीधी हवाई उड़ान को शुरू किया है। अगली जो हमारी खबर है वो गौतम गंभीर से रिलेटेड है। गौतम गंभीर आप लोग जानते हो भारतीय क्रिकेट के वो सितारे हैं जिन्होंने भारत ने जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अभी मुंबई और अभी जो आईपीएल हुए उस आईपीएल ने कोलकाता ने जिस प्रकार से आईपीएल में विजय प्राप्त की तो वहाँ के कोच भी कौन थे? गौतम गंभीर थे। तो गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। वो बहुत लंबे समय से इस कोच की दौड़ में शामिल थे, और अभी जो है मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का अनुबंध जो है वो T20 विश्व कप के बाद समाप्त होने वाला है। तो उनकी जगह पर अब भारतीय टीम की बागडोर यानी कि एज ए कोच कौन होंगे? गौतम गंभीर जो है भारतीय टीम के कोच के रूप में शामिल होंगे। तो बीसीसीआई के अनुसार भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच कौन होगा? गौतम गंभीर नए मुख्य कोच बनने जा रहे हैं, ठीक है। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो फिर विज्ञान से रिलेटेड है, और आपको जो ये 2 चेहरे दिख रहे हैं ये कावली पुरस्कार में से सम्मानित हैं, ठीक है। और ये कावली पुरस्कार अभी भौतिकी में कावली पुरस्कार जो दिया गया 2 लोग हैं, एक तो डेविड चारबोन्यू है और एक सारा सीगर है ना। तो इस प्रकार से डेविड चारबोन्यू तथा सारा सीगर। तो डेविड चारबोन्यू, एक तो क्या है? डेविड चारबोन्यू, ठीक है। और यहाँ पे कौन है? ये है सारा सीगर। इन दोनों को जो है भौतिकी का 2024 का कावली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये कावली पुरस्कार क्या है? तो फ्रेड कावली नामक एक नार्वे अमेरिकी व्यवसायी थे और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने कावली पुरस्कार की स्थापना की क्योंकि वो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने एक ऐसा पुरस्कार इजाद किया जिसमें विज्ञान कुछ ऐसे काम करे जो मानव जीवन को बेहतर बना सके। तो मानव जीवन को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से विज्ञान में ये पुरस्कार दिया जाता है जिसको अपन लोग कहते हैं कावली पुरस्कार। तो इन कावली पुरस्कारों की जो घोषणा की गई और इसके तहत भौतिकी में 2024 का कावली पुरस्कार डेविड चारबोन्यू और सारा सीगर को प्राप्त हुआ, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो किससे संबंधित है? वो भूटान से संबंधित है। भारत का पड़ोसी देश भूटान, और भूटान में
यहाँ पे ये आप लोगों को जो भूटान के राष्ट्राध्यक्ष दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो भारत के बहुत बड़े व्यवसायी जो हैं अडानी आपको दिख रहे हैं, गौतम अडानी। तो अडानी समूह जो है वो भूटान में 570 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रो प्लांट बनाएगा। कैसा प्लांट बनाएगा? ग्रीन हाइड्रो प्लांट बनाएगा। तो कौन सा भारतीय समूह है? गौतम अडानी का अडानी समूह। उसने भूटान के चूखा प्रांत में कितने मेगावाट का? 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोकार्बन संयंत्र अर्थात हरित जल विद्युत संयंत्र के लिए भूटान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए घोषणा की है। तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने भूटान के साथ 570 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रो प्लांट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पड़ोसी देश में बुनियादी ढांचे की पहल पर सहयोग करने की घोषणा की है। और उन्होंने अडानी ने जो है थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामयाल वांगचुक और प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मुलाकात की तथा वहाँ पर जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अडानी समूह आने वाले समय में भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट बनाने जा रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर यहाँ पर मुंबई प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई देश में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में चिन्हित हुआ है। तो भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर पहला कौन सा है? मुंबई है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हाल ही में जारी मर्सर के 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में भारत के मुंबई शहर की रैंक क्या है? तो 21वीं रैंक है, जिसमें हांगकांग शीर्ष पर है, ठीक है। तो विश्व में जब अपन लोग देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? मर्सर के द्वारा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किसके द्वारा किया गया? मर्सर के द्वारा। उसमें विश्व में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। तथा भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। और विश्व में मुंबई का स्थान कौन सा है? तो विश्व में मुंबई का स्थान कौन सा है? 21वां स्थान है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अगली जो हमारी खबर है वो फिर क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट में ऐसी कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए? तो 7000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज है। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 10,868 रन बनाए। और दूसरी खिलाड़ी अभी कौन सी बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। और स्मृति मंधाना ने जो है वो 7000 रन पूरे किए। यानी कि भारत में 7000 से अधिक रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी तो कौन है? मिताली राज है, ठीक है। दूसरी खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना है। और उनके पीछे ही दौड़ में शामिल कौन है? हरमनप्रीत कौर है, जो 6870 रन बना चुकी है, ठीक है। तो हाल ही में स्मृति मंधाना वनडे में 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। इसी संदर्भ में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला का नाम क्या था? मिताली राज। दूसरी महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना। और तीसरी कौन बनने जा रही है? हरमनप्रीत कौर। अगली जो हमारी खबर है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आपको पता है पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो कौन बना? पेमा खांडू। भारतीय जनता पार्टी के पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने अब जाकर के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में तेसम पोंगटे को चुना है, ठीक है। तो भाजपा विधायक तेसम पोंगटे को सर्वसम्मति से अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो उसका अध्यक्ष चुना गया है तेसम पोंगटे को। किसको चुना गया है? तेसम पोंगटे को चुना गया है, ठीक है। और इस प्रकार से उसके बाद में जो है वो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो भाजपा के एक अन्य विधायक कार्दो नियोग्योर को डिप्टी स्पीकर चुना गया है। तो पेमा खांडू ने अपना स्पीकर किसको चुना है? तेसम पोंगटे को। किसको चुना है? तेसम पोंगटे को उन्होंने जो है वो स्पीकर चुना है, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने भारत और विश्व के करंट अफेयर्स, है ना, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है। आप इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।